स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 जिसका नाम है संविधान और संविधान क्यों और कैसे। तो इसके हम 2 मार्क्स के और 4 मार्क्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके आंसर देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज की ये वीडियो क्लास 11th के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2 मार्क्स में हमारे जो प्रश्न बनते हैं वो 3 प्रश्न हैं और 4 मार्क्स के हमारे 3 प्रश्न हैं, यानी कि टोटल 6 प्रश्न हैं इस चैप्टर से। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला तो प्रश्न जो है वो 1 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है, 2 मार्क्स में भी, कि आखिर संविधान क्या है। तो संविधान क्या है, सिंपल सी एक लैंग्वेज आप याद रखिए कि संविधान जो है वो एक लिखित दस्तावेज है और किसी भी देश का जो संविधान होता है उसमें उस देश की राजनीतिक व्यवस्था कैसे चलेगी, राजनीतिक व्यवस्था का संचालन कैसे होगा, कितनी शक्तियाँ किसके पास होंगी। ठीक है, वहाँ उस देश की न्याय व्यवस्था कैसी होगी और नागरिकों के हित यानी कि नागरिकों को कुछ अधिकार दिए जाते हैं। ठीक है, उनका ये मूल ढांचा होता है और किसी एक राष्ट्र के विकास की जो दिशा होती है वो इसी संविधान के द्वारा निर्धारित की जाती है। तो 3-4 पॉइंट यहाँ पे बन गए। संविधान एक लिखित दस्तावेज है, 1 पॉइंट ये याद रखिए। दूसरा, किसी देश के संविधान में उस देश की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, न्याय व्यवस्था के बारे में पूरी तरीके से लिखा होता है। तीसरा पॉइंट, किसी देश के संविधान में नागरिकों को कुछ अधिकार दिए जाते हैं। ठीक है, और उनके हितों की, उन अधिकारों की रक्षा करने के लिए वह संविधान जो एक मूल ढांचा होता है। लास्ट पॉइंट याद रखिए कि जो संविधान है, संविधान के माध्यम से ही किसी राष्ट्र के, किसी देश की विकास की जो दिशा है उसका निर्धारण होता है। ठीक है, तो ये था संविधान। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कि एक सफल संविधान के मौलिक प्रावधान क्या होते हैं, या फिर कोई संविधान जो है वो सफल कब माना जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 है, एक सफल संविधान के मौलिक प्रावधान क्या होते हैं या कोई संविधान सफल कब बनता है। तो कोई संविधान जो है वो सफल तभी बनता है कि संविधान जो है वो ऐसे लोगों के द्वारा बनाया गया हो जिनका समाज में आदर हो, लोकप्रिय हो एवं उन्हें हर एक परिस्थिति के बारे में, आने वाली भविष्य की परिस्थितियों के बारे में ज्ञान हो, तभी वो संविधान जो है वो सफल माना जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, संविधान जो है, संविधान का प्रत्येक, संविधान के जो प्रावधान है, जो कायदे कानून है, उन सभी का प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान आदर करना चाहिए। ठीक है, तीसरा है, छोटे सामाजिक समूहों की शक्ति को मजबूत करना। संविधान में छोटे छोटे जो सामाजिक समूह हैं उनकी शक्ति को मजबूत करना और सामाजिक स्तर पर उनको भी विकास करने का मौका मिले, ये जो अपॉर्चुनिटी है उन्हें भी प्रोवाइड की जाए। चौथा पॉइंट है, समाज में सभी की स्वतंत्रता की रक्षा करनी, यानी कि समाज में सभी को स्वतंत्रता मिले। ठीक है, लास्ट पॉइंट है, बहुसंख्यों से अल्पसंख्यकों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना, समान सुविधा उपलब्ध कराना। यानी कि किसी देश में अगर बहुसंख्यक ज़्यादा हैं तो उन जो अल्पसंख्यक कम हैं तो अल्पसंख्यकों की बहुसंख्यकों से रक्षा करना, सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना, उनके साथ भेदभाव ना किया जाए। ठीक है, और उनको भी विकास करने की जो समान सुविधाएँ हैं वो उपलब्ध कराई जाए। तो ये होता है एक सफल संविधान के मौलिक प्रावधान, या कोई संविधान सफल कब माना जाता है उसका आंसर। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये बहुत बार पूछा गया है 2 मार्क्स में। ठीक है, ये क्या है कि क्रिप्स मिशन क्या है, क्रिप्स मिशन क्या था। ठीक है, तो देखिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो चर्चिल थे, इनके द्वारा एक ब्रिटिश संसद सदस्य और एक मजदूर नेता, यानी कि जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल थे, इन्होंने एक ब्रिटिश संसद का सदस्य और वही जो मजदूर नेता था उसे भारत भेजा। को क्या नाम था उसका, सर स्टैफर्ड क्रिप्स। इसके नेतृत्व में इसे 1942 में भारत भेजा गया था। ठीक है, और इसको भारत भेजे जाने का मेन उद्देश्य था कि भारत की जो राजनीतिक गतिरोध है उसे दूर किया जाए, यानी कि राजनीतिक व्यवस्था जो है वो या तो ढीली पड़ गई थी या तो उसमें कुछ सुधार करना था, तो उसे उस व्यवस्था को पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए सर क्रिप्स भारत आए थे। ठीक है, हालांकि इस मिशन का एक वास्तविक उद्देश्य युद्धों में भारतीयों को सहयोग प्रदत्त करने हेतु फुसलाना था। यानी कि वैसे तो ये आया था राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए, राजनीतिक व्यवस्था को सही करने के लिए, लेकिन इसके मूल में छुपा हुआ था एक बहुत बड़ा उद्देश्य। वो उद्देश्य था कि उस समय जो वर्ल्ड वॉर चल रहा था उसमें ब्रिटेन
ब्रिटिश के जो सरकार है उसको उसका साथ दे। कौन साथ दे? भारत। इसके लिए ये मिशन जो था वो चला था। ठीक है। सर क्रिप्स ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य भी थे तथा उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन का सक्रियता से समर्थन किया। यानी कि जो सर क्रिप्स थे वो ब्रिटिश मंत्रिमंडल के भी सदस्य थे, संसद के भी सदस्य थे और मजदूर नेता संघ समिति के भी सदस्य थे ब्रिटिश में। ठीक है। तो उन्होंने भारत में उस समय जो एक राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था उसका भी समर्थन किया था। तो वहीं कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू जी ने, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने क्रिप्स मिशन के संदर्भ में परीक्षण एवं विचार विमर्श हेतु अधिकृत किया था। यानी कि जो कांग्रेस थी, कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है, मौलाना अब्दुल कलाम जी ने और आज़ाद ने इस क्रिप्स मिशन को मतलब इस क्रिप्स मिशन में अपना समर्थन दिया था। ठीक है। तो ये था कि क्रिप्स मिशन क्या था। आई होप आपको क्रिप्स मिशन के बारे में पूरी नॉलेज, पूरी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे, पॉइंट्स थे, वो आपको पता चल गए होंगे। दोस्तों बात करते हैं इस चैप्टर के 4 मार्क्स के प्रश्न की। 4 मार्क्स में जो प्रश्न है इससे अलग अलग तरीक़ों से भी पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो नॉर्मल पूछ लिया जाएगा कि किसी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है। या फिर इस प्रश्न को इस तरह से पूछा जा सकता है कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। और घुमा के पूछेगा तो इस तरह से, क्या एक देश के संचालन में, एक देश की राजनीतिक व्यवस्था के संचालन में, न्यायिक व्यवस्था के संचालन में उस देश का संविधान एक मुख्य किरदार निभाता है? आप ये कैसे कह सकते हैं? तो देखा कि एक ही प्रश्न को कितनी बार घुमा फिरा के पूछा गया है। तो सिंपल सा आंसर देखते हैं कि किसी भी देश का संविधान जो है वो उस देश की राजनीतिक व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, नागरिकों के हितों की रक्षा करने का एक मूल ढांचा होता है। ये तो होता है संविधान। ठीक है। अब देखिए जो पॉइंट हमें लिखना है इस प्रश्न के उत्तर में, वो देखिए। सबसे पहले तो एक नॉर्मल सी लैंग्वेज में अगर हम कहें तो देखिए, मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है। और इस सामाजिक प्राणी मतलब जो व्यक्ति हैं, व्यक्ति कहाँ रहते हैं? समाज में। तो समाज में विभिन्न प्रकार के समुदाय होते हैं, धर्मों के लोग रहते हैं, जाति के लोग रहते हैं। तो इन सभी समुदायों, धर्मों, जाति और भाषा वाले लोगों के बीच में तालमेल बैठाने के लिए संविधान जरूरी है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, संविधान जनता में आपसी विश्वास पैदा करने के लिए मूलभूत नियमों को समूह को उपलब्ध कराता है। यानी कि संविधान जो है वो जनता में आपसी विश्वास को पैदा करने के लिए, भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए कुछ मूलभूत नियमों के समूह को उपलब्ध कराता है। तो इसलिए संविधान की हमें आवश्यकता पड़ती है। तीसरा है, अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी? संविधान तय करता है। यानी कि किसी भी विषय पर, किसी भी टॉपिक पर अगर कोई निर्णय लेना है तो संविधान यह तय करता है कि आखिरी निर्णय कौन लेगा। ठीक है। जैसे हमारी न्यायपालिका है, एक होती है उच्च न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायपालिका, एक होती है जिला न्यायपालिका, मतलब जिला स्तर पे होती है, एक राज्य स्तर पे, एक केंद्रीय स्तर पे। तो संविधान यह कहती है कि केंद्रीय स्तर पर जो न्यायपालिका है उससे अधिकार है कि सबसे अंतिम निर्णय यही लेगी। ठीक है, न्याय के मामले में। फिर आता है पॉइंट 4 कि संविधान जो है वो सरकार के निर्माण, उनके नियमों, उपनियमों तथा शक्तियों एवं सीमाओं को तय करता है। यानी संविधान जो है वो किसी देश की सरकार का निर्माण किस तरह से होगा। ठीक है। सरकार के पास शक्तियाँ कौन कौन सी होंगी, शक्तियों की क्या क्या सीमाएं होंगी। ठीक है। और नियम क्या होंगे, सरकार को चलाने के उपनियम क्या होंगे। तो इन सभी की सीमाओं को तय करता है कौन? संविधान। ठीक है। 5वां है, एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए संविधान जरूरी है। अगर समाज में न्याय स्थापित करना है, न्यायपूर्ण समाज बनाना है तो हमें संविधान की आवश्यकता पड़ती है। 6वां है, वह समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि एक संविधान जो है वो समाज में सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सिंपल सी बात है, समाज में न्याय स्थापित करने के लिए, सरकार को चलाने के लिए, अंतिम निर्णय कौन लेगा, इसके लिए हमें संविधान की आवश्यकता पड़ती है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो 4 मार्क्स का, ये आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, जो कि 4 मार्क्स का है। ठीक है। तो ये प्रश्न क्या है, देखिए कि कैबिनेट मिशन का विस्तार से वर्णन कीजिए। यानी कि कैबिनेट मिशन क्या है इसके बारे में बताइए। ठीक है। तो देखिए उत्तर है, भारत की राजनीतिक परिस्थिति का अध्ययन करने के लिए और इस जो समस्या थी राजनीति में, भारतीय राजनीति में, उसका निदान खोजने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक प्रतिनिधि मंडल जो था वो भेजा था भारत में। कब? मार्च 1946 को। इस प्रतिनिधि मंडल ने लॉर्ड वेवेल तथा भारतीय नेताओं से मिलकर
एक योजना तैयार की जिसे कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। यानी कि ये जो प्रतिनिधिमंडल जो आया था मार्च 1946 को, इसने और लॉर्ड वेवल तथा भारतीय नेताओं ने मिलकर एक योजना बनाई। इस योजना को कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता था और इस कैबिनेट मिशन का जो मुख्य उद्देश्य था वो था भारत में पूर्ण स्वराज लाना, यानी कि भारत को अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद करना। यही था इस कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य। ठीक है, जब ये तय हो गया कि भारत में पूर्ण स्वराज लाया जाएगा, फिर क्या हुआ? फिर 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ठीक है, 14 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हो गया। ठीक है, संविधान सभा की बैठकें होती रहीं और संविधान बन भी गया। कुल बैठकें 166 हुई। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को विधिवत रूप से लागू कर दिया गया। तो कैबिनेट मिशन जो था इसका मुख्य उद्देश्य था भारत में पूर्ण स्वराज को स्थापित करना। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब बचता है हमारा लास्ट क्वेश्चन है और 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखिए ये प्रश्न जो है वो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। क्या है कि संविधान की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इस प्रश्न को दोस्तों अलग से 6 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है और 4 मार्क्स में भी। तो देखिए संविधान की विशेषताओं का यहाँ पे वर्णन करना है। तो देखिए संविधान जो होता है वो जनप्रतिनिधियों के द्वारा निर्मित होता है, एक लिखित दस्तावेज होता है। ठीक है, और लिखित दस्तावेज में क्या होता है, किसी देश की संविधान का उसकी राजनीतिक प्रक्रिया का मूल ढांचा निर्धारित होता है, जिसके द्वारा उसकी जनता शासित होती है, ये संविधान होता है। ठीक है, ये तो हुई कि नॉर्मल भूमिका के बारे में। अब देखिए पॉइंट, संविधान जो है वो एक संपूर्ण प्रभु संपन्न लोकतांत्रिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य का निर्माण करता है। यानी कि संविधान, किसी देश का संविधान उस देश को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाता है, वहाँ पे लोकतंत्र स्थापित करता है, उस देश को समाजवादी देश बनाता है। ठीक है, और वहाँ पे धर्मनिरपेक्ष गणराज्य की स्थापना करता है। दूसरा है नागरिकों को मूल अधिकार के रूप में कुछ मूल कर्तव्यों की याद दिलाता है। यानी कि मौलिक अधिकार तो हैं ही उसके पास, लेकिन संविधान जो है वो मौलिक अधिकार के साथ साथ नागरिकों को कुछ मूल अधिकार भी देता है और देश के प्रति उनके क्या क्या मूल कर्तव्य होने चाहिए इसकी याद भी उन्हें दिलाता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी कि किसी देश के संविधान की मुख्य विशेषता है वहाँ की जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र होगी। ठीक है, तो देखिए राज्य स्तर पर हो रहे विवादों को, लड़ाई झगड़ों को, या निम्न स्तर पर यानी कि जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर या देशीय स्तर पर जितने भी लड़ाई झगड़े वाद विवाद होते हैं उन सभी वाद विवादों को सुलझाने के लिए, न्याय को स्थापित करने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका होना एक संविधान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। चौथा संसदीय शासन व्यवस्था। संविधान किसी राज्य की सरकार को 3 प्रमुख अंगों में बांटता है। संविधान जो है वो राज्य की सरकार को कई भागों में बांटता है। जैसे कि भारत की अगर हम बात करें तो इसको 3 भागों में बांट दिया है। ठीक है, एक है विधायिका, एक है कार्यपालिका और एक है न्यायपालिका। इससे क्या होता है कि अगर तीनों में से कोई एक चाहे कि अगर वो संविधान को नष्ट कर देगी तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सरकार जो संविधान है वो शक्तियों का बंटवारा इन तीनों में करता है। इसलिए अगर संविधान को नष्ट करना है, उसमें चेंजेस करने, तो इन तीनों की हमें मंजूरी लेनी पड़ती है। ठीक है, फिर आता है एक लास्ट पॉइंट है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत कुछ ऐसे नीतिगत निर्देश होते हैं जो सरकार को दिए गए होते हैं, जिनको न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जाती, परंतु इन्हें लागू करने के लिए सरकार से आग्रह किया जा सकता है और सरकार का दायित्व भी होता है जिस सीमा तक हो सके इन्हें लागू कर सके। यानी कि संविधान जो होता है वो नागरिकों को मौलिक कर्तव्य के अलावा कुछ राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी देती है। ठीक है, जो कि वहाँ की सरकार के द्वारा, वहाँ की कानूनी जो प्रक्रिया उसके द्वारा लागू करवाए जा सकते हैं, लेकिन इन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, बल्कि न्यायालय से रिक्वेस्ट की जा सकती है, सरकार से रिक्वेस्ट की जा सकती है जहाँ तक हो सके इन मौलिक कर्तव्यों को, इन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू किया जाए। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 4 मार्क्स का कि संविधान की क्या क्या विशेषताएँ होती हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका, संसदीय शासन व्यवस्था, राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं। ठीक है, नागरिकों के मूल कर्तव्यों की याद दिलाता है, एक लोकतांत्रिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य के निर्माण के लिए संविधान की आवश्यकता होती है, ये उसकी विशेषता है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6।
आई होप क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो समझ में आ गया होगा और इस चैप्टर के 2 मार्क्स के और 4 मार्क्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको समझ में आए होंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। हम मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में आपके इसी चैप्टर के 6 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर की वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।